हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज से हम लोग अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संरचनावाद। ये पार्ट 2 ऑनर्स का पेपर है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, जिसका ये चैप्टर 1 है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। संरचनावाद पे बात करने से पहले हम लोगों को ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर ये डिफरेंट स्कूल्स, अलग अलग जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं वो क्या हैं। हम आपने जब सिलेबस देखा होगा तो उसमें देखा होगा 7 चैप्टर हैं, वो अलग अलग स्कूल्स हैं या अलग अलग विचारधाराएं हैं जो कि साइकोलॉजी से संबंध रखती हैं। आपको ये पेपर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को एज अ टेक्स्ट बुक ही नहीं, एज अ हिस्ट्री, जैसा कि उसका नाम ही है पेपर का, एज अ हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा पूरे साइकोलॉजी को समझने के लिए। ये जो पेपर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं और ये ही सारे साइकोलॉजी का, जितने भी साइकोलॉजी आप पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे, सबका बेस है। डिफरेंट स्कूल्स का मतलब होता है अलग अलग विचारधाराएं। जब हमारे मनोविज्ञान का जन्म हुआ, उसको जब वो फिलॉसफी से अलग हुआ, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे या नहीं जानते हो तो जान ले कि पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का ही अंग था। फिलॉसफी से साइकोलॉजी जब अलग हुआ तब इसका नाम साइकोलॉजी पड़ा। तो हम लोग आगे इसका बात करेंगे कि किसने अलग किया, इसके जन्मदाता कौन है। तो साइकोलॉजी के जब इसका जन्म हुआ तब डिफरेंट नेचुरल सा चीज़ है। कोई भी किसी भी साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का जब जन्म होता है तो उसके जो विचारक होते हैं उसके बारे में अलग अलग अपनी विचारधाराएं देते हैं, अपना मत देते हैं। और वैसे ही साइकोलॉजी में भी हुआ कि इसके हम जनक, इसको हम विलियम वुंट को मानते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का भी जो टॉपिक है संरचनावाद, उसके भी फाउंडर माने जाते हैं। बाद में इनके शिष्य टिचनर इसको स्थापित किया जैसे स्कूल के रूप में, परंतु दिशा निर्देश और एक रूपरेखा विलियम वुंट ही दे चुके थे। तो एक समय आया जब फिलॉसफी का कुछ अंग बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही वो प्रयोगात्मक लगने लगा था, और उसको विलियम वुंट ने एक मनोविज्ञान की एक पहली प्रयोगशाला लिप्जिग में स्थापित की 1879 में, और वही पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की है और वहीं से साइकोलॉजी का जन्म हुआ। और उन्होंने ही मनोविज्ञान के बारे में जो बातें कही, जो विचारधाराएं, उनके मत थे, उसको उनके शिष्य टिचनर आगे लेके चले और उसको एक स्कूल, एक विचारधारा के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम है संरचनावाद। तो ऐसे ही आप जितने भी चैप्टर हैं संरचनावाद के बाद आप प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, सब एक एक अलग अलग साइकोलॉजी के अलग अलग स्कूल हैं। इसका मतलब कि वो अलग अलग विचारधाराएं हैं किस बारे में, कि साइकोलॉजी की रूपरेखा क्या होनी चाहिए और इसका विषय वस्तु क्या होना चाहिए। आखिर हर एक विचारधारा किस बारे में बात करती है? वो ये बात करती है कि मनोविज्ञान किस चीज़ का अध्ययन करता है और वो कैसे इसका अध्ययन करता है, उसका किस विषय वस्तु क्या है और उसका अध्ययन करने का विधि क्या होगा। मेन यही बातें किसी भी विचारधारा में की जाती है। तो आप लोग सबसे कल कह रहे थे कि मैम व्यवहारवाद से शुरू कीजिए, तो व्यवहारवाद से भी हम लोग शुरू कर सकते थे, लेकिन चूंकि संरचनावाद ही पहला स्कूल है साइकोलॉजी का, इसीलिए यहाँ से शुरू करना जरूरी था ताकि आप स्टार्टिंग से समझ सके कि कैसे कैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ा। तो संरचनावाद, जैसा कि मैंने कहा कि लिप्जिग में पहली प्रयोगशाला की स्थापना हुई, विलियम वुंट ने इसे स्थापित किया और दुनिया को एक नया विज्ञान दिया जिसका नाम था मनोविज्ञान। और उन्हीं के शिष्य टिचनर इसको, उन्हीं के मतों को, उन्हीं के विचारों को आगे लेके आए, और इन दोनों का ही मानना था कि मनोविज्ञान का जो विषय वस्तु है वो चेतना है,
चेतन मन का आप परिभाषा में भी पढ़ेंगे, आप जब किताब पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान क्या है, चेतन मन का, चेतन अनुभूति का विज्ञान है या चेतन मन का विज्ञान है। तो इनका विषय वस्तु था चेतना या मन। ये जो संरचनावाद है उसमें चेतना या मन को एक दूसरे के लिए भी यूज किया जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो चेतना या मन तो हो गया इसका विषय वस्तु, लेकिन आप कहेंगे फिर उसमें संरचना नाम क्यों है, संरचनावाद बार बार क्यों आता है इस स्कूल के बारे में। तो टिचनर आगे पूरे इसी के बारे में बताते हैं कि चेतना के की संरचनाएं क्या होती हैं या किस तरह की होनी चाहिए। आखिर हम चेतन मन का जब अध्ययन करेंगे तो उसकी विधि क्या होगी, इसी के बारे में जो बताया गया है जिस विचारधारा में, उसको हम संरचनावाद कहते हैं। तो संरचनावाद की परिभाषा अगर आप पूछेंगे तो ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको एक लाइन में समझना हो तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः मानव मन का जो अंतःनिरीक्षण विधि के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वही संरचनावाद है। मतलब इसका ये मतलब है कि संरचनावाद में अंतःनिरीक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, और अंतःनिरीक्षण विधि के द्वारा जब मन का अध्ययन करते हैं तो उसी विज्ञान को हम उसी विचारधारा को संरचनावाद कहते हैं। तो आप कहिएगा अंतःनिरीक्षण विधि क्या है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संरचनावाद की बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है या उसकी मुख्य जो अवधारणाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली इसकी जो अवधारणा है वो है उसमें कि इसकी दो मूल विधियां हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल और दूसरा एनालिसिस, नियंत्रण और एनालिसिस। संरचनावाद ने इस बात पे बहुत बल दिया है कि अंतःनिरीक्षण विधि के द्वारा ही मानव मन का जो है वो अध्ययन हो सकता है। अंतःनिरीक्षण विधि जब जैसे ही यूज होगा तो इसका ये मतलब होगा कि व्यक्ति अपने आप का अध्ययन वो खुद ही कर सकता है, दूसरा और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ नियंत्रण और विश्लेषण, कंट्रोल और एनालिसिस पर ज़्यादा बल दिया गया है कि जब भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता रहे या अंतःनिरीक्षण विधि होती रहे तो उस समय कंट्रोल होना चाहिए व्यक्ति को अपने आप पर, और क्या मन में चल रहा है, किन किन चीज़ों से वो गुजर रहा है, उसका बहुत ही बेसिक एनालिसिस होना चाहिए, तभी वो पूरा इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहला पाएगा। हालांकि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवली वस्तुनिष्ठता से इंट्रोस्पेक्शन मेथड अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। यही एक बहुत महत्वपूर्ण कारक रहा कि बाद में इसका बहुत विरोध हुआ, परंतु इस विचारधारा का यही मानना है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो मानना है वो है कि एक्सपीरियंस, अनुभव पे बहुत बल देता है संरचनावाद। अनुभव के बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। विलियम वुंट साहब या टिचनर दोनों का यह मानना था कि एक्सपीरियंस एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है मनोविज्ञान में, और ये ज्ञान का एकमात्र सोर्स है, इनका ये कहना था। अगला जो अवधारणा है वो है कि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि संरचनावाद में मन या कॉन्शियसनेस, चेतना को ही मनोविज्ञान का विषय वस्तु माना जाता है। मतलब बार बार विषय वस्तु जो हम कह रहे हैं उसका ये मतलब है कि संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान मन या चेतना का अध्ययन करता है। यही परिभाषा आप किताब में भी पढ़ते होंगे। जब आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, उससे जब आगे बढ़ा तो दूसरी परिभाषा आपको यही मिलती होगी कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है या चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वही परिभाषा संरचनावाद ने दिया। तो इनके अनुसार पूरा मनोविज्ञान हमारे मन और चेतना के आसपास घूमता है। चेतना क्या है? जो वर्तमान में हमारे मन में चल रहा है, जितनी भी चीजें एट प्रेजेंट, वही चेतना है, वही कॉन्शियसनेस है। जैसे ही वो फिर दूसरी चीज, एक चीज के बाद दूसरी चीज चेतना में आती है तो पहली वाली प्री कॉन्शियस हो जाती है या सबकॉन्शियस में चली जाती है,
और उसके बाद वैसी बहुत सारी चीज़ें अनकॉन्शियस में है, वो जब हम लोग आगे साइकोएनालिसिस पढ़ेंगे, फ्राइड का मनोविज्ञान, तब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अगला जो इसका अवधारणा है संरचनावाद का, चौथा अवधारणा, वो है कि पहले तो हम लोग देख लिए विषय वस्तु क्या है, मन का या चेतना का अध्ययन करता है, उसका अध्ययन अब कैसे होगा, यही संरचनावाद की अगली अवधारणा है कि अंतःनिरीक्षण विधि के द्वारा मन का या चेतना का अध्ययन किया जा सकता है। इन्होंने इनका कभी भी क्वेश्चन आए तो उसमें जरूर उसमें पुट कीजिएगा ये चीज कि उनका मेथड क्या था, संरचनावादियों का, स्ट्रक्चरलिज्म का मेथड साइकोलॉजी का को रीड करने का, अध्ययन करने का क्या था, तो वो है इंट्रोस्पेक्शन, अंतःनिरीक्षण विधि। हालांकि बाद में संरचनावादियों ने इस बात को स्वीकार किया कि अंतःनिरीक्षण विधि को करने के लिए बहुत ही दक्षता की जरूरत है और लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम बैठे और बता दें कि हाँ हमारे मन में भाई क्या चल रहा था, बहुत ऑब्जेक्टिवली नहीं, उसके लिए बहुत ही दक्ष होने की जरूरत है। अब अगला जो अवधारणा है वो है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि मन और शरीर दो पैरेलल चलने वाले तंत्र हैं, दो अलग सिस्टम है। ये संरचनावादी मानते हैं कि मन अलग है, शरीर अलग है, दोनों अपने अपने मार्गों पर चलते हैं और अपने अपने नियमों का पालन करते हैं। शरीर को अपना ब्रेन चलाता है, ये हम कह रहे हैं, ये संरचनावादी नहीं कहते हैं, ये हम कह रहे हैं कि शरीर को ब्रेन चलाता है, उससे वो चलता है, अपना उसका तंत्र है, और मन का अपना अलग तंत्र है। उसके अनुसार उनका यही मानना था कि दोनों अलग सिस्टम है, दोनों अपने अपने रूल्स को फॉलो करते हुए आपस में चलते रहते हैं। तो ये जो 3, 4, 5 अवधारणाएं जितना भी मैंने डिस्कस किया, ये संरचनावाद का मुख्य आधार है। इसी पर पूरा संरचनावाद खड़ा है कि विषय वस्तु क्या है, उसका मेथड क्या है, और ये जो मन और शरीर पैरेलल चलते हैं ये। तो अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि संरचनावाद क्या है, ये क्या कहने की कोशिश करता है। अब आगे आप साइकोलॉजी में कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होता है। आप जनरल साइकोलॉजी पढ़े होंगे, उसमें थ्योरीज ऑफ लर्निंग हैं या फिर मेमोरी में है, थ्योरीज आते ही रहते हैं, थ्योरी पे ही थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट पे ही साइकोलॉजी खड़ा है। तो वो हर एक साइकोलॉजिस्ट एक विचारधारा से वो जुड़े होते हैं और उसी के अनुसार थ्योरी देते हैं। तो जब हम स्कूल्स को ही समझे रहेंगे, हर अलग अलग वाद को, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद को समझे रहेंगे, तो थ्योरीज को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जैसे कि आप पढ़े होंगे लर्निंग में, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ये लोग व्यवहारवादी हैं, ये सारे व्यवहारवादी हैं, ये व्यवहार पे बल डालते हैं, ठीक है। तो जब आप व्यवहारवाद को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा पैवलव ये कहते थे, स्किनर ये कहते थे। तो इसीलिए हर एक स्कूल का अपने आप में उतना ही महत्व है। अब आगे चलते हैं कि संरचनावादियों के द्वारा प्रमुख, संरचनावादी के अनुसार कुछ प्रमुख कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे जो उनका पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें डेटा कलेक्शन कैसे होता है। आखिर जब कोई स्कूल बना या मेथड बना तो इसीलिए कि अब उसके अनुसार अब डेटा कलेक्ट होगा, अब प्रयोग होगा, प्रयोग करके हम लोग डेटा कलेक्शन करेंगे, उसके अनुसार अलग अलग थ्योरीज देंगे। तो डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव को, चेतना का अनुभव क्या हो रहा है उसके बारे में बताएगा और उसी डेटा कलेक्शन के द्वारा थ्योरीज बनेंगे। संरचनावादियों का ये मानना था। धीरे धीरे टिचनर ने खुद ही ये स्वीकार किया कि पूरी वस्तुनिष्ठता पर या पूरी कसौटी पर ये जो मेथड है इंट्रोस्पेक्शन, ये खड़ा नहीं उतर पा रहा है या नहीं उतर पाता है, और कभी कभी इसीलिए उसमें कुछ बायसनेस, कुछ दोष आ सकते हैं जो कि डेटा है। उसके बाद इन लोगों ने माइंड बॉडी रिलेशन, मन शरीर संबंध पे बात किया कि आखिर मन और शरीर, जो हम लोग इसके पहले कह रहे हैं कि मन और शरीर दोनों अलग तंत्र है, अपने अपने नियम से चलते हैं, तो इसके बारे में ये लोग क्या कहता है। मन, विज्ञान हमें मन और पदार्थ के भेद को भुलाकर अनुभव को
इकाई रूप में देखना सिखाता है। मतलब मन और शरीर को अलग नहीं करके एक रूप में देखने के लिए कहता है। लेकिन टिचनर इसको ऐसा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि मन और शरीर दो पक्ष हैं। ठीक है, वो अनुभव से तो ये लोग अलग हट ही नहीं पाता है। अनुभव के दो अलग अलग पक्ष हैं और वो दोनों समानांतर चलते हैं। टिचनर बहुत क्लियर कट आंसर नहीं दे पाते हैं कि आखिर मन कहाँ से शुरू होता है, शरीर निष्क्रिय या सक्रिय हमेशा रह पाता है कि नहीं, अगर मन हमेशा सक्रिय रहता है तो शरीर कब निष्क्रिय होता है। मतलब इन सारे प्रश्नों का वो बहुत सही या क्लियर कट आंसर नहीं दे पाते हैं कि किस तरह से ये दोनों अलग तंत्र हैं। मन कैसे अलग चलेगा, शरीर कैसे अलग चलेगा। अगर हम लोग अभी सोचें तो हमारा मन जैसा रहता है, शरीर उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तो लेकिन इनका कहना है कि दोनों अलग अलग तंत्र हैं। हालांकि कभी कभी अगर सोचिए, अगर किसी भी मत से अपने आप को प्रभावित नहीं करते हुए अगर केवल एक व्यक्ति के रूप में सोचिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन कुछ और करता है और शरीर हम कुछ और करने पे बाध्य होते हैं। तो उस समय हम संरचनावाद कहीं ना कहीं सही है। कभी हमको कोई चीज़ मन नहीं कर रहा है करने का, फिर भी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दोनों अलग सिस्टम है, अलग तंत्र है, तभी हम अलग अलग काम कर पाते हैं। मन में कुछ और चल रहा है, आज हमको कॉलेज नहीं जाना है, हमको एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन शरीर कर रहा है। इसका मतलब कि संरचनावादी पूर्ण रूप से गलत नहीं थे। मन और शरीर अलग तंत्र है और दोनों अलग काम करता है। आगे चलते हैं। संरचनावादियों के अनुसार कि आखिर अनुभव का विश्लेषण कैसे हो, कि इनके अलग अलग घटक क्या क्या हैं। जैसे कहते हैं ना कि संरचना है, चेतन का, मन का संरचना, चेतना का संरचना। तो आखिर उनका घटक क्या है, किस तरह से वो घटक आपस में मिलते हैं और अनुभव का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ भी टिचनर बहुत साफ आंसर नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से वो संरचनाओं में बटा हुआ है या किस तरह से उनके अलग अलग घटक हैं। इसका ये माना जा सकता है कि टिचनर उसकी खोज में हमेशा उसकी खोज करते ही रहे कि आखिर क्या घटक हैं, किस तरह से उनको हम एक मानते हैं। और उनकी एक पुस्तक भी है, एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने सेंसेशन क्वालिटीज़ जो हैं या फिर इसके स्ट्रक्चर जो हैं, ये कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर, उनके बारे में कुछ वर्णन किया है, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं है। एक चीज़ जो टिचनर बताते हैं जिससे कि बहुत कुछ हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक स्टिमुलस जब हमारे ब्रेन में आता है या कोई भी एक थॉट हमारे ब्रेन में आता है, तो उससे जुड़े अन्य भी ख्याल फिर उस समय मन में आते हैं या चेतना में आते हैं, और फिर फाइनल रिजल्ट उन सब का एक निचोड़ होता है। जैसे एक चीज़ हमारे हम एक दोस्त को हम अपने देखते हैं, वो दोस्त हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो जैसे देखते हैं तो हो सकता है कि उससे जुड़े अन्य जो अनुभव हैं या कुछ यादें हैं वो भी आए, और तब हमारा जो व्यवहार होता है सबको कंक्लूड करके होता है, या फिर वो जो सोच होता है, थॉट, यहाँ तो व्यवहार की बात है ही नहीं, वो सबका कंक्लूजन होता है, वो चेतना। तो इनका वही है, इनका ये संबंधन पर भी बल डालते हैं कि कैसे आपस में थॉट एसोसिएट होते हैं। साहचर्य की भी व्याख्या इन्होंने इसलिए की है कि हमारे जो भी मन या चेतना में जो विचार आते हैं या चेतना जो है वो बहुत सारे घटकों का, इसीलिए ये कहते हैं कि वो संरचना है, बहुत सारे फिर उसमें थॉट का एक स्ट्रक्चर है और वो एक निचोड़ है, वो एक रिजल्ट के रूप में आता है अलग अलग चीज़ों से जुड़ के। जैसे कि किसी एक चीज़, रोज़ को हम देखते हैं तो रोज़ को देखते हैं ये मन में आता है ना कि ये लाल है, ये इससे अच्छा सुगंध आता है, इससे इसकी पंखुड़ियाँ कितनी अच्छी हैं। तो मतलब ये सारे चीज़ों का एक एसोसिएशन होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि एसोसिएशन के रूप में हमारा चेतना काम करता है। टिचनर इस बात को भी खुल के स्वीकार करते हैं कि हमारा जो मेंटल एलिमेंट है, मानसिक तत्व है, वो पदार्थ जैसे अगर होते तब उनको हम दाएं बाएं ऊपर नीचे रख के अच्छे से उनकी संरचना दिखा पाते। लेकिन चूंकि कोई भी जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए वो क्लियर कट नहीं है।
ठीक है, अभी तक आपको लग रहा होगा ना कि संरचनावाद की बात हो रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि अलग अलग इसकी संरचनाएं क्या हैं। तो उसका यही कारण है, और ये यहाँ टीचर की बात से हम भी सहमत हैं कि कोई भी मेंटल प्रोसेस हो, या संरचनावाद को अगर थोड़ा देर के लिए साइड भी कर दीजिए, कोई भी व्यवहार हो, कोई भी व्यक्तिगत व्यवहार हो, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कोई भी ट्रेट हो, तो उसको हम एकदम पदार्थ जैसा, जो भौतिक पदार्थ है, उसे क्लियर कट दिखा नहीं सकते हैं। और चूंकि दिखा नहीं सकते हैं ना, इसलिए उसकी व्याख्या उतनी क्लियर कट वैसे नहीं हो पाती है। हम कहते हैं ना कि मन में कोई बात चल रहा है, उसको मन को हम दिखा नहीं सकते हैं। वही बात टिचनर कहते हैं कि ये चूंकि पदार्थ नहीं, इसीलिए उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं से हम नहीं देख सकते हैं। और चूंकि ये विचार है, मन में, चेतना में वो एक विचार है, इसीलिए ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं और इसकी व्याख्या हम क्लियर कट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लास्ट जो उनका एक उनके थॉट है या उनके विचारधाराओं में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो है सिलेक्शन, चयन का नियम। चयन का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आगे चल के भी आप देखेंगे, जब परसेप्शन पढ़ते हैं, परसेप्शन पढ़े होंगे जनरल साइकोलॉजी में, तो देखते हैं कि उसमें चयन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन हो चाहे मेमोरी हो, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक वो हमारे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। तो सिलेक्शन कैसे होता है? तो संरचनावाद कहता है कि ऐसे तो असंख्य स्टिमुलस हमको प्रभावित करते हैं, वातावरण में सैकड़ों ऐसे स्टिमुलस हैं जो प्रभावित करते हैं, परंतु हमारे अनुभव में कौन जाता है, हमारे कॉन्शियस में कौन आता है, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, वही हमारे कॉन्शियस में आता है, और फिर वो कॉन्शियस से फिर आगे जाता है। तो एक प्रश्न फिर यहाँ होता है कि हम भाई सिलेक्ट किसी एक को करते हैं, बाकी को क्यों नहीं करते हैं? तो यहाँ भी संरचनावाद बहुत ही अच्छा आंसर करता है। आपको शायद याद भी होगा अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे कि यहाँ पे 3 उसकी प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया, वो जो 3 है वो है इनवॉलेंट्री सिलेक्शन, वॉलेंट्री सिलेक्शन और डिराइव्ड सिलेक्शन या हैबिचुअल सिलेक्शन। इनवॉलेंट्री सिलेक्शन है वैसा जिसको हम अनैच्छिक चयन भी कहते हैं। उस किसी स्टिमुलस का ऐसा गुण ही होता है जो न चाहते हुए भी हम अपना ध्यान खींचता है अपनी तरफ से। ठीक है, वो इतना अट्रैक्टिव ही होता है, चाहे किसी भी तरह से अट्रैक्टिव हो, चमकीला हो या और भी किसी तरह का हो, कि वो हमारा ध्यान अपनी तरफ न चाहते हुए भी खींच लेता है। अनैच्छिक ध्यान मतलब बिना चाहत के हम ध्यान दे देते हैं और वो हमारी चेतना में आ जाता है। वॉलेंट्री सिलेक्शन का मतलब होगा कि हम जिसको चाहते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई जनरली वॉलेंट्री सिलेक्शन में जनरली स्टूडेंट्स के लिए होता है या होता ही है कि वही चीज़ें पढ़ते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन याद हमको वही चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान देते हैं, जिनको हम सेलेक्ट करते हैं अपने लिए कि हम ये पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, तो वो आ जाती है वॉलेंट्री सिलेक्शन में। और हैबिचुअल सिलेक्शन ऐसा होता है जो बार बार आदत की वजह से उस पर ध्यान चला जाता है। ठीक है, एक 2 बार 4 बार हम लोग बार बार कोई चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उस पर ध्यान जाता है और वो हमारे चेतना में आती है। तो संरचनावाद में प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन को बहुत ही अच्छे से बताया है, और ये जो 3 जो सिलेक्शन के रूल्स हैं वो आगे भी बहुत सारी चीज़ों में फॉलो होते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मेमोरी में होता है, परसेप्शन में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संरचनावाद क्या है, संरचनावाद के बेसिक अवधारणाएं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और वो किन किन मेन कॉन्सेप्ट पर बल देता है, उसका विषय वस्तु क्या है, उसका मेथड ऑफ किसी भी चीज़ को मेथड उसका क्या है जिससे वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करने की विधि क्या है उसकी। ठीक है, उसके बाद उसका डेटा कलेक्शन किसका होता है, चेतना और मन का अध्ययन है, उसका इंट्रोस्पेक्शन उसका मेथड है, और उसका कनेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शनिज्म क्या है, किस तरह से वो चेतनाओं के घटकों के बारे में बात करता है कि एक चीज़ कोई आती है चेतना में, एक कोई बात आती है तो उससे जुड़े एसोसिएशन के रूप में सारी उससे जुड़ी बातें आती हैं, उस सबको मिला के हम एक चेतना का निर्माण करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि आप लोग संरचनावाद को समझ पाइए।
संरचनावाद की कुछ त्रुटियां भी हैं। सबसे पहले तो उसका मेथड को लेके ही बहुत ही उसकी आलोचनाएं हुई। सबसे बड़ी आलोचना उसकी वही है कि उसका जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, आप ही अपने ऊपर अप्लाई करके 5 मिनट के लिए देखिएगा कि किसी समय चुप से बैठ के कि अपने अंदर क्या चल रहा है उसको सही सही हम जज करके बताएं, तो वो बहुत ही मुश्किल एक चीज़ है, बहुत। और सबसे उसका मुश्किल क्या होता है, जब आप पे प्रयोग किया जा रहा है, आपसे एकदम अपोजिट किसी के चीज़ के बारे में पूछा जाए, जैसे किसी टीचर के बारे में पूछा जाए कि आप उनके बारे में बताइए, तो आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएंगे। आप अपने अंदर क्या आपकी भावना है वो सही सही नहीं बताते। इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड को बहुत ही सब्जेक्टिव माना गया। ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, सब्जेक्टिव हो गया। और ट्रू एक्सपेरिमेंट या सही एक्सपेरिमेंट वो होता है या कोई मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, आप जब मेथड्स पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंट का यही